गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स के ऑनलाइन लेक्चर्स में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पुश पुल एम्पलीफायर। और इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आप लोगों से बताना है कि इससे पहले हमने जो है सिंगल एंडेड पावर एम्पलीफायर का टॉपिक पढ़ा था। और आने वाली वीडियोस के लिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो पुश पुल एम्पलीफायर बेसिकली इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, हमने इससे पहले क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास बी एम्पलीफायर पढ़े थे। उनमें क्या था कि जैसे क्लास बी एम्पलीफायर है उसमें केवल आधे चक्र में ही जो है आउटपुट प्राप्त होती है, और ऐसे ही ए बी में भी पूरे चक्र में आउटपुट प्राप्त नहीं होती है। तो उसमें यदि हमें पूरे चक्र में आउटपुट प्राप्त करनी है तो उसके लिए हमें पुश पुल एम्पलीफायर की आवश्यकता पड़ती है। तो बेसिकली क्लास बी में फुल साइकिल में आउटपुट प्राप्त करने के लिए हमें जो है पुश पुल एम्पलीफायर यूज करना होगा। उसमें बेसिकली 2 ट्रांजिस्टर का प्रयोग आवश्यक है ताकि इनपुट की कंप्लीट साइकिल के लिए आउटपुट प्राप्त हो सके, मतलब इनपुट की कंप्लीट साइकिल के लिए कलेक्टर करंट फ्लो हो सके। और ये दोनों ट्रांजिस्टर जो है विपरीत चक्रों में जो है विपरीत साइकिल्स में कार्य करें, मतलब इनपुट की पॉजिटिव हाफ के लिए दूसरा एक ट्रांजिस्टर और नेगेटिव हाफ के लिए दूसरा ट्रांजिस्टर, और जिससे कि इन दोनों को कंबाइंड करके फुल साइकिल के लिए आउटपुट सिग्नल प्राप्त हो सके। तो उसी को पॉइंट वाइज लिखा है। क्लास बी में फुल साइकिल में आउटपुट प्राप्त करने के लिए 2 ट्रांजिस्टर का प्रयोग आवश्यक है। दोनों ट्रांजिस्टर विपरीत साइकिल में कार्य करें, ये भी जरूरी है, और लोड को पूरे चक्र के लिए आउटपुट प्राप्त होनी चाहिए। तो इन दोनों को कंबाइन करके लोड को फुल साइकिल के लिए आउटपुट प्राप्त हो जाती है। तो इसको डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम के हिसाब से ऐसे देख सकते हैं कि पुश पुल सर्किट का ब्लॉक डायग्राम क्या है। इनपुट दिया है जिसमें एक साइनसॉइडल इनपुट है, इसके 1/2 सर्किट और दूसरा है सेकेंड हाफ सर्किट। तो एक वेव जो है इन 1/2 सर्किट से पास करेगी, और इसके लिए एक सर्किट से आउटपुट आ रही है, दूसरे से सेकेंड हाफ वेव जो जा रही है, और कंप्लीट आउटपुट हमें मिल जाएगा। आउटपुट पे लोड पे फुल साइकिल के लिए आउटपुट हमें मिलेगा। अब बात करते हैं पुश पुल एम्पलीफायर। एक्चुअली पुश पुल एम्पलीफायर के लिए जो ब्लॉक डायग्राम दिया हुआ है वो उसमें क्या है कि हमने इसमें एक एसी इनपुट दिया है। उसमें क्या है, प्रत्येक अर्ध हाफ साइकिल में क्या हो रहा है, बारी बारी से दोनों ट्रांजिस्टर अपना अपना कार्य कर रहे हैं और लोड को फुल साइकिल के आउटपुट प्राप्त हो रही है। तो इससे क्या होगा कि जो भी पावर ट्रांजिस्टर है, लोड है, उसको वांछित शक्ति प्रदान करते हैं। जो पावर ट्रांजिस्टर हैं वो लोड को जो भी रिक्वायर्ड पावर है वो प्रोवाइड हो जाती है, मतलब फुल साइकिल के लिए आउटपुट मिल जाएगा। और क्लास बी ऑपरेशन के कारण जो है इसकी सर्किट की एफिशिएंसी अच्छी होती ही है ना। अब बात करते हैं सर्किट की। तो जो सर्किट है, इसमें सर्किट के अंदर हम पुश पुल एम्पलीफायर, पुश पुल प्रवर्धक का जो सर्किट है वो देख रहे हैं। इसमें 4 पार्ट दिखाई दे रहे हैं। एक तो फेज स्प्लिटिंग इनपुट ट्रांसफार्मर है, एक पुश पुल सर्किट कनेक्शन है, एक पुश पुल आउटपुट ट्रांसफार्मर है, और एक लोड है। बेसिकली इसमें 2 ट्रांसफार्मर है, एक इनपुट पर एक आउटपुट पर, और अंदर में 2 पुश पुल सर्किट में केवल क्या है, NPN-Q1 है, एक है दूसरा है NPN-Q2 है, मतलब Q1 और Q2 2 ट्रांजिस्टर हैं, दोनों ही NPN ट्रांजिस्टर हैं। ECD में हमने NPN ट्रांजिस्टर, PNP ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ा था, तो उसी में से NPN ट्रांजिस्टर को यहाँ यूज किया गया है। तो NPN की यदि बेसिक आपको नहीं मालूम है तो आप एक बार ECD सब्जेक्ट में जाकर NPN के बारे में देख सकते हैं। तो बेसिकली NPN ट्रांजिस्टर का जो सिंबल है उसमें एरो बाहर की तरफ है, एमीटर पर लगा होता है। एमीटर बेस कलेक्टर 3 टर्मिनल होते हैं, एमीटर पर जो एरो है वो बाहर की तरफ, वो NPN ट्रांजिस्टर कहलाता है। ये सिंबल जो है NPN ट्रांजिस्टर का है। Q1 Q2 2 NPN ट्रांजिस्टर यूज किए गए हैं। R1 R2 जो है वाइसिंग नेटवर्क के लिए यूज किए गए हैं। और इनपुट में V1 इनपुट है, और फाइनली जो है आउटपुट ट्रांसफार्मर T2 है, इनपुट ट्रांसफार्मर T1 है, और जो ट्रांसफार्मर T2 है इसकी जो है सेंटर टेपिंग की गई है,
और इसकी सेंटर टेपिंग को जो है VCC से कनेक्ट किया गया है एक एंड, और N1 में डिवाइड किया गया इनको जो टर्न नंबर ऑफ टर्न्स को है, और N2 जो है सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स हैं, और IL जो करंट फ्लो हो रही है वो लोड में फ्लो हो रही है। लोड बेसिकली इसमें लाउड स्पीकर होता है। तो एक तरह से बेसिकली इसमें 4 पार्ट हैं। तो इसको पॉइंट वाइज लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, सर्किट जो हमारा डायग्राम है ये राहुल वाधवा जी की बुक से लिया गया है। 2.14 पुश पुल प्रवर्धक, इसमें 2 NPN ट्रांजिस्टर हैं Q1 Q2, और पुश पुल ऑपरेशन के लिए 2 NPN ट्रांजिस्टर यूज किए गए हैं। दोनों ट्रांजिस्टर को अलग अलग साइकिल्स में यूज करना है, इसलिए ये ज़रूरी है कि दोनों ट्रांजिस्टर की बेस पर अपोजिट पोलैरिटी वाले सिग्नल अप्लाइड होने चाहिए। मतलब जो हमारे ट्रांजिस्टर हैं वो अलग अलग साइकिल में काम करने हैं, तो उसी हिसाब से ऑपरेशन हो, ताकि इनको जो है इनपुट इस तरह से मिले कि वो अलग अलग साइकिल में ऑपरेट करें। इसलिए इनकी बेस पर अपोजिट पोलैरिटी वाले सिग्नल मिलने चाहिए। लेकिन अपोजिट पोलैरिटी वाले मिलेंगे कैसे, क्योंकि हमारे पास तो इनपुट सिग्नल तो एक ही है, तो इनपुट सिग्नल को स्प्लिट करना होगा, क्योंकि इनपुट जो सिग्नल है वो केवल एक है, इसको 2 अपोजिट पोलैरिटी वाले सिग्नलों में स्प्लिट करना जरूरी है। तो स्प्लिट करने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम सेंटर टेप ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया गया है। इसमें देख सकते हैं कि इनपुट ट्रांसफार्मर है वो भी सेंटर टेप ट्रांसफार्मर बनाया गया है, उसको भी स्प्लिट किया गया है। उसका कारण क्या है, ताकि दोनों ट्रांजिस्टर के बेस पर अपोजिट पोलैरिटी वाले सिग्नल मिल सके। तो इनपुट को स्प्लिट करने के लिए फेज स्प्लिटिंग इनपुट ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया गया, जो कि सेंटर टेप ट्रांसफार्मर है। तो एक तरह सर्किट के 4 पार्ट हैं। एक है फेज स्प्लिटिंग इनपुट ट्रांसफार्मर, दूसरा है पुश पुल सर्किट, तीसरा है पुश पुल आउटपुट ट्रांसफार्मर, चौथा है लोड, जो बेसिकली लाउड स्पीकर का लोड रेसिस्टेंस है या लोड इम्पिडेंस है। Q1 Q2 जो है बारी बारी से एक एक अर्ध चक्र में कार्य करते हैं, और दोनों ट्रांजिस्टर के एमीटर को जो है कॉमन करके ग्राउंड किया गया। डायग्राम में हमें देखा था अभी। इनपुट ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी कॉइल है वो सेंटर टेप है, जो इनपुट ट्रांसफार्मर उसकी सेकेंडरी कॉइल सेंटर टेप है, और दोनों ट्रांजिस्टर को विपरीत पोलैरिटी वाले सिग्नल मिलते हैं एज इनपुट। मतलब जो Q1 है उसके बेस पर और Q2 है जो उसके बेस पर जो इनपुट आएंगे वो अपोजिट पोलैरिटी वाले सिग्नल होंगे। तो इन 2 ट्रांजिस्टर के एमिटर टर्मिनल को एक साथ जोड़ा गया है, और जो सर्किट है उसमें इनपुट ट्रांसफार्मर जो यूज़ किया गया है उसमें सेंटर टेप सेकेंडरी कॉइल है, जो कि दोनों ट्रांजिस्टर के इनपुट को अपोजिट पोलैरिटी वाले सिग्नल प्रोवाइड करा रही है। ठीक है, बात करते हैं आउटपुट ट्रांसफार्मर। आउटपुट ट्रांसफार्मर बेसिकली यहाँ पर जो है इम्पीडेंस मैचिंग के लिए यूज़ किया गया है। तो आउटपुट ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी कोयल है वो भी सेंटर टेप्ड है। इसकी प्राइमरी कोयल सेंटर टेप टाइप की है, देखा था अभी डायग्राम में हमने। दोनों ट्रांजिस्टर्स के जो कलेक्टर टर्मिनल्स हैं उनको, दोनों ट्रांजिस्टर हैं इनकी कलेक्टर टर्मिनल्स को क्या किया गया है, इनको इस ट्रांसफार्मर के माध्यम से DC सप्लाई VCC से कनेक्ट किया गया है। इसको हम डायग्राम में भी देख सकते हैं कि दोनों ट्रांजिस्टर के जो कलेक्टर टर्मिनल्स हैं उनको इस ट्रांसफार्मर के माध्यम से, जो कलेक्टर टर्मिनल हैं देख सकते हैं डायग्राम में, दोनों के जो कलेक्टर टर्मिनल है जिन पे एरो नहीं है, एक तो बेस हो गया जिसमें IV1 IV2 फ्लो हो रही है, जिन पर एरो है वो एमीटर हो गए, उनको ग्राउंड से कनेक्ट किया गया है। और Q1 Q2 का जो तीसरा टर्मिनल कलेक्टर है उसको ट्रांसफार्मर T2 के माध्यम से हमने क्या किया है, VCC से कनेक्ट किया गया, DC पावर सप्लाई से कनेक्ट किया है। ये एरो जो जा रहा है IC1 IC2 जो जिनमें फ्लो हो रही है वो कलेक्टर हैं, और इन कलेक्टर टर्मिनल्स को ट्रांसफार्मर T2 के माध्यम से सेंटर टेप के द्वारा VCC से कनेक्ट किया गया है। अब बात करते हैं लोड RL, बेसिकली लाउड स्पीकर का ही लोड है। ये आउटपुट ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी पर कनेक्ट किया गया है। लोड जो प्रायतः सामान्यतः जो है नॉर्मली लाउड स्पीकर होता है, को आउटपुट ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी पर कनेक्ट किया गया है। अब ट्रांसफार्मर का जो टर्न रेशियो है सेकेंडरी ट्रांसफार्मर, उसका सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो टर्न रेशियो है 2:1 रेशियो N2 है। प्राइमरी में N1 N2 मतलब N1 + N1 = 2:1 नंबर ऑफ टर्न्स है,
और सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स N2 है, 2N1 रेशो N2। इसका सिलेक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि इम्पीडेंस मैचिंग हो सके। इम्पीडेंस मैचिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए, ये हमने पिछले लेक्चर्स में भी देखा है कि इम्पीडेंस मैचिंग आउटपुट पर होनी चाहिए ताकि प्रॉपरली सिग्नल ट्रांसफर हो सके, गेन अच्छा आए। तो आउटपुट इम्पीडेंस मैचिंग के लिए नंबर ऑफ टर्न्स का रेशो का जो सिलेक्शन है, मतलब एक तरह से ट्रांसफार्मर का जो नंबर ऑफ टर्न्स का रेशो है वो प्रॉपरली सिलेक्टेड होना चाहिए ताकि मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र हो सके जो हमारा सर्किट है उससे लोड में। तो सर्किट का आउटपुट जो है एक तरह से ट्रांसफार्मर के थ्रू लोड को दिया गया है, लाउड स्पीकर को। तो सर्किट की जो आउटपुट ट्रांसफार्मर है उसकी इम्पीडेंस जो है लोड के साथ मैच करनी चाहिए। तो ये आउटपुट इम्पीडेंस मैचिंग के लिए नंबर ऑफ टर्न्स का रेशो का मैचिंग जरूरी है। तो आउटपुट इम्पीडेंस मैचिंग के लिए नंबर ऑफ टर्न्स का रेशो इंपॉर्टेंट है जिससे मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र हो सके, एम्पलीफायर द्वारा लोड को अधिकतम पावर ट्रांसफ़र हो सके। R1 R2 जो है वो बाइसिंग रेजिस्टेंस है, इनकी हेल्प से जो है ट्रांजिस्टर के ऑपरेटिंग पॉइंट को इस प्रकार फिक्स किया जाता है जिससे कि ट्रांजिस्टर क्लास बी मोड में ऑपरेट हो सके। अब बात करते हैं कार्यप्रणाली वर्किंग की। वर्किंग जो है दो पार्ट में समझ सकते हैं, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए, मतलब इनपुट की पॉजिटिव हाफ साइकिल और इनपुट की नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए। प्रथम अर्ध चक्र मतलब फर्स्ट हाफ साइकिल, यदि हम पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं तो उसमें होगा क्या, Q1 का जो बेस है उसको पॉजिटिव सिग्नल मिलेगा और उस पर पॉजिटिव होने के कारण जो है उसमें कंडक्शन होता है, और जो Q2 का बेस है वो नेगेटिव होने के कारण वो कट ऑफ में चला जाता है। ये हम बेसिक NPN ट्रांजिस्टर की वर्किंग से भी समझ सकते हैं। ठीक है, इसको एक बार NPN की बेसिक वर्किंग से जाकर समझ लीजिएगा, ये हमने ECD के लेक्चर में भी समझाया था, और ECD बेसिक में जाकर इसको समझ सकते हैं कि Q1 का बेस है वो पॉजिटिव होगा। एक्चुअली बेसिक में हो क्या रहा है, यदि हम ब्रीफ में बताएं तो बेस एमिटर जंक्शन जो है फॉरवर्ड बायस हो जाता है, क्योंकि एमीटर ग्राउंडेड है और बेस पर पॉजिटिव है तो Q1 क्या करेगा, ऑपरेट करेगा। और Q2 के केस में देखेंगे तो बेस पर पॉजिटिव है, बेस पर नेगेटिव है क्योंकि सेंटर टेप ट्रांसफार्मर है, और जो एमीटर है उस पर जीरो है, बेस पर माइनस है और एमीटर पर प्लस है। तो एक तरह से वो हमारा रिवर्स बायस हो जा रहा है क्योंकि Q1 है, Q1 की बेस पर पॉजिटिव है और एमीटर पर नेगेटिव मतलब ग्राउंड है, तो क्या जाएगा, इसका बेस एमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो रहा है, तो इसलिए ये ऑपरेट कर रहा है। तो एक तरह से हम फर्स्ट हाफ साइकिल में NPN ट्रांजिस्टर की वर्किंग के हिसाब से देख रहे हैं तो Q1 का बेस पॉजिटिव होने के कारण वो कंडक्ट करेगा और Q2 का बेस नेगेटिव होने के कारण वो कट ऑफ पे चला जाएगा। इसलिए जो आउटपुट है वो IC1 के कारण प्राप्त होती है। Q1 की कलेक्टर धारा IC1 के कारण धनात्मक अर्धचक्र में लोड पर आउटपुट प्राप्त होती है। ऐसे ही जस्ट अपोजिट नेगेटिव हाफ साइकिल में Q2 का बेस पॉजिटिव हो जाएगा और वो कंडक्ट करेगा, Q1 का बेस नेगेटिव हो जाएगा, वो कट ऑफ में चला जाएगा, और आउटपुट जो है वो ऋणात्मक अर्धचक्र में जो आउटपुट होगी नेगेटिव हाफ साइकिल में वो IC2 मतलब कि ट्रांजिस्टर Q2 की कलेक्टर करंट के कारण प्राप्त होती है। फाइनली जो है इस प्रकार आउटपुट जो है दोनों हाफ साइकिल्स के लिए प्राप्त हो जाएगी, मतलब जो है आउटपुट कंप्लीट साइकिल के लिए मिल जाएगी। अब इसकी कुछ पॉइंट्स हैं, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, और उसकी जो है एक ड्राइवर स्टेज, और उसमें क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन क्या होता है और उसको कैसे कम करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या है, कंपेयर टू सिंगल एंडेड एम्पलीफायर, मतलब जो इसकी सिंगल एंडेड एम्पलीफायर है उसके रेस्पेक्ट में पुश पुल एम्पलीफायर में क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्या क्या लाभ होते हैं। नंबर फर्स्ट है कि इसमें हार्मोनिक डिस्टॉर्शन कम होता है, क्योंकि इसमें साइकिल कम कटेगी तो पीक कम कटेंगी, उसमें पीक कट रही थी या तो पॉजिटिव कोई साइकिल ही कट जा रही थी, तो इसका मतलब डिस्टॉर्शन उसमें ज़्यादा था, इसमें कम है। इसमें बेसिकली इवन हार्मोनिक्स नहीं होते हैं, इसमें डिस्टॉर्शन कम हो जाता है, मतलब जो साइन 2 ओमेगा साइन 4 ओमेगा ये इसमें टर्म्स नहीं आएंगे और इसमें डिस्टॉर्शन कम होगा। पुश पुल एम्पलीफायर में हार्मोनिक डिस्टॉर्शन कम होता है। सेकंड पॉइंट, आउटपुट पावर प्रदान करने की क्षमता अच्छी होती है, ज़्यादा आउटपुट पावर इसमें प्रोवाइड की जा सकती है, अधिक पावर प्रोवाइड करने की इसमें क्षमता होती है। पुश पुल क्लास बी एम्पलीफायर में इवन हार्मोनिक्स की अनुपस्थिति के कारण जो है एक विशिष्ट मैग्नीट्यूड के डिस्टॉर्शन के लिए
प्रति ट्रांजिस्टर अधिक आउटपुट प्राप्त होती है। ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर डिस्टॉर्शन की वैल्यू पता है तो उसमें पर ट्रांजिस्टर आउटपुट पावर ज़्यादा मिलेगी। बात करते हैं थर्ड पॉइंट, क्या वो फ़ायदा होता है, अधिक एफिशिएंसी होती है इसमें। एफिशिएंसी बेसिकली हम देख चुके हैं कि जो क्लास ए है उसमें एफिशिएंसी 50% होती है और क्लास बी में मैक्सिमम 78.5% होती है। और यदि इनपुट सिग्नल 0 है तो उस केस में जो है क्लास ए में ICQ 0 नहीं होती है और क्लास बी में ICQ 0 होती है। इस कारण से इसमें एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। ठीक है, बाकी पुश पुल प्रवर्धक में इनपुट सिग्नल 0 में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, इस मतलब ICQ 0 होती है, क्योंकि इसमें जो एम्पलीफायर है उसको DC लोड लाइन के एक सिरे पर कनेक्ट किया जाता है, कट ऑफ पर सेट किया जाता है। जो क्लास बी हो चाहे क्लास ए बी मोड में ऑपरेट करते हैं तो एक एंड पर कनेक्ट करते हैं, क्लास बी में एकदम फिक्स कट ऑफ पर और क्लास ए बी में कट ऑफ और मिड के बीच में कनेक्ट करते हैं। तो फाइनली जो है क्लास ए के रेस्पेक्ट में एफिशिएंसी क्लास बी की या ए बी की ज़्यादा ही होती है। फोर्थ पॉइंट है नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन कम करना। नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन कम कैसे किया जाता है, इसमें कैसे कह सकते हैं कि पुश पुल एम्पलीफायर में नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन कम होता है। उसका कारण ये है कि जो कलेक्टर करंट्स हैं उसके डीसी कंपोनेंट, डीसी घटक जो हैं आउटपुट ट्रांसफार्मर के रोड में चुंबकीय दृष्टि से एक दूसरे का विरोध करते हैं। जो कलेक्टर करंट्स के डीसी घटक हैं, कंपोनेंट्स हैं, आउटपुट ट्रांसफार्मर के जो कोर है रोड में चुंबकीय मतलब मैग्नेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक दूसरे का विरोध करेंगे, क्योंकि वो सेंटर टेट ट्रांसफार्मर है। ठीक है, जिससे और इसमें इंडक्शन भी होता है सेकंड कॉइल में जाके, तो वो एक दूसरे का विरोध करते हैं, जिससे रोड के सेचुरेट होने की प्रवृत्ति नहीं होती है। मतलब वो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। जो डीसी कंपोनेंट है कलेक्टर करंट के, वो आउटपुट ट्रांसफार्मर की रोड में जाकर चुंबकीय दृष्टि से एक दूसरे का विरोध करेंगे, जिससे रोड के सेचुरेट होने की संभावना नहीं होती है, प्रवृत्ति नहीं होती। यदि सेचुरेशन नहीं होगा तो उसमें जो ट्रांसफार्मर के मैग्नेटिज्म कर्व की नॉन लीनियरिटी के कारण प्रॉब्लम आती हैं वो नहीं आएंगी। ठीक है, मतलब ट्रांसफार्मर के मैग्नेटिज्म कर्व की नॉन लीनियरिटी के कारण नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन की संभावना भी कम हो जाती है। अब पॉइंट नंबर 5 जो एडवांटेज है पुश पुल एम्पलीफायर का, वो डीसी पावर सप्लाई के रिपल्स का प्रभावहीन होना है। मतलब जो रिपल्स हैं वो कैंसिल हो जाती हैं, वो भी अपोजिट पोलैरिटी के कारण ही होती हैं। एक्चुअली बेसिकली सेंटर टिप में जो पोलैरिटी है वो अपोजिट हो जाएंगी। जैसे हमने देखा था कि IC1 IC2 अपोजिट फ्लो हो रही थी ट्रांजिस्टर में। तो यदि डीसी पावर सप्लाई में कोई रिपल्स हैं और उसमें अच्छे फ़िल्टर यूज़ नहीं किए गए हैं, डीसी पावर सप्लाई में गुड फिल्टर्स नहीं हैं, तब भी रिपल्स जो हैं रिपल वोल्टेज के प्रभाव जो है समाप्त हो जाते हैं। यदि पावर सप्लाई में जो है गुड फिल्ट्रेशन नहीं किया गया है तो भी पुश पुल कनेक्शन में जो रिपल वोल्टेज है उनके इफेक्ट नेगलेक्ट हो जाएंगे। उसका कारण ये होता है कि जो रिपल वोल्टेज के कारण उत्पन्न करंट्स हैं वो ट्रांसफार्मर की कोयल में अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करती हैं, अपोजिट डायरेक्शन इन ट्रांसफार्मर कोयल, और वो होगा क्या, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। ठीक है, तो पुश पुल सर्किट में यदि हम देखें तो लो वैल्यू कैपेसिटर, सस्ता कैपेसिटर लगाकर भी, सस्ता कैपेसिटर जो फिल्टर है वो लगाकर भी काम चलाया जा सकता है। डीमेरिट्स की बात करते हैं, दोष होते हैं चीज़ें, हर एक सर्किट में कोई ना कोई प्रॉब्लम तो अवश्य होती है, तो इसमें भी प्रॉब्लम है। इसमें प्रॉब्लम बेसिकली वही है कि यदि अच्छी क्वालिटी चाहिए तो अच्छा कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो भारी व महंगे, पॉइंट नंबर 3 देख सकते हैं, उसमें भारी व महंगे ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होती है। पॉइंट नंबर 1 जो है, जो डिमेरिट है वो है 2 मैच ट्रांजिस्टर की आवश्यकता होती है। भाई कोई क्वालिटी में मेंटेन करनी है, क्वालिटी चाहिए तो उसमें हमने कोई ना कोई सर्किट में प्रॉपर जो उसकी नीड है वो फुलफिल करनी होगी। सर्किट की नीड है कि उसमें 2 ट्रांजिस्टर यूज करेंगे और वो भी मैच होने चाहिए, एक दूसरे से मैच होने चाहिए ट्रांजिस्टर। 2 मैच ट्रांजिस्टर की आवश्यकता होती है। यदि ट्रांजिस्टर मैच नहीं होंगे तो दोनों हाफ साइकिल में एम्पलीफिकेशन सेम नहीं होगा। तो अनइक्वल एम्पलीफिकेशन यदि होता है वो किस वजह से होगा, यदि अनमैच BJT यूज करते हैं, मतलब Q1 Q2 दोनों मैच करने चाहिए, मैच नहीं करेंगे तो अनइक्वल एम्पलीफिकेशन की प्रॉब्लम आएगी। ड्राइवर स्टेज की आवश्यकता इसमें पड़ेगी ताकि इक्वल और अपोजिट वोल्टेज प्रोवाइड हो सके। बेसिकली ड्राइवर स्टेज, इनपुट स्टेज की बात कर रहे हैं कि इनपुट स्टेज में जो सेंटर टेप ट्रांसफार्मर में यूज़ किया है उसका कारण क्या है कि इनपुट को 2 फेज में स्प्लिट किया जा सके, अपोजिट फेज में, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, मतलब अपोजिट पोलैरिटी वाले सिग्नल प्राप्त करने के लिए जो कि इक्वल हो मैग्नीट्यूड में, इक्वल एंड अपोजिट वोल्टेज प्राप्त करने के लिए ड्राइवर स्टेज की इसमें आवश्यकता पड़ेगी।
तो पुश पुल परिपथ में इस पर जो अपोजिट पोलैरिटी है और इक्वल मैग्नीट्यूड वाले वोल्टेज की आवश्यकता होती है। इस परिपथ में वोल्टेज की इस प्रकार की वोल्टेज उत्पन्न करने हेतु ड्राइवर वोल्टेज की आवश्यकता पड़ेगी। ट्रांसफार्मर बल्कि और एक्सपेंसिव होते हैं, इसलिए इसमें भारी और महंगे ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होगी, इसलिए कॉस्ट इसकी बढ़ जाएगी। अब कुछ इसमें एक दो पॉइंट एक्स्ट्रा हैं जो हो सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन वो इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं या अलग से कभी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यदि खाली टिप्पणी लिखने को आती है, शॉर्ट नोट लिखने को आता है, तो हो सकता है वो लिखने की आवश्यकता ना पड़े। लेकिन ये अलग से पूछा जाए कि ये क्वेश्चन कि हमारे पास जो पुश-पुल एम्पलीफायर में उसमें डिस्टॉर्शन कम क्यों होता है, या फिर पुश-पुल एम्पलीफायर में इवन हार्मोनिक्स नहीं होते क्यों, या कैसे समझाएंगे कि पुश-पुल एम्पलीफायर में इवन हार्मोनिक्स नहीं होते हैं। तो मैथमेटिकली समझा सकते हैं कैसे। हार्मोनिक डिस्टॉर्शन जो है वो नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण ही होता है। यदि किसी सर्किट में नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स है और उसमें इनपुट अप्लाई कर रहे हैं, तो यदि हमारा सिग्नल इस तरह से अप्लाई किया है कि वो नॉन लीनियर पार्ट में चला जाता है, जैसे हमने बीजेटी में भी देखा था, डायोड में भी देखा था। तो बीजेटी में बेसिकली नॉन लीनियर पार्ट में जाने के बाद उसमें कोई ना कोई पीक कट जाती है। तो इनपुट सिग्नल हम शुरुआत करते हैं। मान लो इनपुट सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी है वो ओमेगा है और दोनों ट्रांजिस्टर की बेस पर अपोजिट पोलैरिटी की धाराएं प्रवाहित होती हैं। तो एक में IB1 है, एक में IB2 है, तो वो IB साइन ओमेगा टी है IB1 की वैल्यू, और IB2 की वैल्यू साइन IB साइन ओमेगा टी प्लस पाई, मतलब 180 डिग्री फेज शिफ्टेड है, एम्पलीट्यूड सेम है, अपोजिट पोलैरिटी की करंट फ्लो हो रही है, तो उनको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। पावर एम्पलीफायर द्वारा लार्ज एम्पलीट्यूड जो अधिक आयाम के सिग्नल एम्पलीफाई किए जाते हैं, ये हमें बेसिकली पता ही है। वोल्टेज एम्पलीफायर द्वारा लो एम्पलीट्यूड के सिग्नल एम्पलीफाई किए जाते हैं और पावर एम्पलीफायर द्वारा अधिक आयाम के सिग्नल एम्पलीफाई किए जाते हैं। अतः ट्रांजिस्टर की नॉन लीनियरिटी के कारण इनपुट के साइनसोइडल होने पर भी आउटपुट पर हार्मोनिक्स मतलब मल्टीपल, मतलब 2 ओमेगा 3 ओमेगा 4 ओमेगा भी प्राप्त होंगे। मल्टीपल्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी उत्पन्न होते हैं। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बेसिकली जो इनपुट की फ्रीक्वेंसी ओमेगा है उसकी बात कर रहे हैं। तो इनपुट पर यदि आई साइन ओमेगा टी है तो आउटपुट पर साइन 2 ओमेगा टी, साइन 3 ओमेगा टी, साइन 4 ओमेगा टी एंड सो ऑन भी प्राप्त होंगे। ये नॉन लीनियरिटी के कारण होते हैं। IC1 इक्वल्स टू I0 प्लस I1 साइन ओमेगा टी प्लस I2 साइन ओमेगा टी प्लस I3 साइन 3 ओमेगा टी एंड सो ऑन, मतलब इसमें फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ ऐसे ही आगे के जो मल्टीपल्स हैं वो भी प्राप्त होंगे। एक तरह बेसिकली हार्मोनिक्स आएंगी। IC2 जो है वो Q2 की करंट है, इसमें क्या होगा, वो फेज शिफ्टेड होंगे पाई टू पाई 3 पाई एंड सो ऑन, मतलब ये जो हमारा बेसिकली उसमें 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आएगा क्योंकि अपोजिट पोलैरिटी वाले हैं। IC2 इक्वल्स टू क्या आएगा, I0 प्लस I1 साइन ओमेगा टी प्लस पाई, I2 साइन 2 ओमेगा टी प्लस 2 पाई, I3 साइन 3 ओमेगा टी प्लस 3 पाई एंड सो ऑन। ठीक है, तो बेसिकली जो लोड करंट है वो क्या है, लोड करंट जो है आउटपुट ट्रांसफार्मर में विपरीत दिशाओं में प्रवाहित होती है। ठीक है, तो अतः कुल आउटपुट धारा I2 की बात करें तो इन धाराओं के अंतर के प्रोपोर्शनल होगी, समानुपाती होगी। के क्या है, कांस्टेंट है, IL इक्वल्स टू के इंटू IC1 माइनस IC2। के क्यों यूज किया है, क्योंकि प्रोपोर्शनल है, इक्वल नहीं है, प्रोपोर्शनल है। तो बेसिकली इनको यदि डिफरेंस निकालेंगे तो उससे पहले IC2 को एक बार सोल्व कर लेते हैं। IC2 बेसिकली क्या है, I0 प्लस I1 साइन ओमेगा टी प्लस पाई प्लस I2 साइन 2 ओमेगा टी प्लस 2 पाई प्लस I3 साइन 3 ओमेगा टी प्लस 3 पाई। तो इसको यदि सोल्व करेंगे तो ये आएगा IC2 इक्वल्स टू I0 माइनस I1 साइन ओमेगा टी, क्योंकि साइन 180 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है, माइनस का साइन थीटा, तो माइनस का I1 साइन ओमेगा टी प्लस I2 साइन थीटा प्लस 360 डिग्री क्या होगा, 2 पाई क्या है बेसिकली 360 डिग्री, तो वो जूम का 2 आ जाएगा। तो I2 साइन 2 ओमेगा टी एंड सो ऑन सोल्व करेंगे तो माइनस का I3 साइन 3 ओमेगा टी। तो यदि डिफरेंस निकालना है, IL निकालना है, तो क्या करेंगे, IC1 में से IC2 को घटाएंगे। तो घटाने के बाद जो है I0 से I0 कैंसिल हो जाएगा, जो I1 साइन ओमेगा टी है वो डबल हो जाएगा, ऐसे ही I3 वाला डबल हो जाएगा, तो I0 I2 I4 सब कैंसिल हो जाएंगे। तो बेसिकली 2 टाइम्स जो हैं वो इवन वाले कैंसिल हो जाएंगे और बेसिकली 2 टाइम्स जो है वो ओड वाले हो जाएंगे। तो 2 के बाहर अंदर I1 साइन ओमेगा टी प्लस I3 साइन 3 ओमेगा टी प्लस I5 साइन 5 ओमेगा टी प्लस एंड सो ऑन, मतलब जो इवन हार्मोनिक्स है वो कैंसिल हो गए हैं, जो ओड हार्मोनिक्स हैं वो प्रेजेंट हैं। तो इवन हार्मोनिक्स इसमें समाप्त हो गए हैं और जो ओड हार्मोनिक्स हैं वो
इसमें प्रेजेंट हैं और बेसिकली थर्ड तक के ही हार्मोनिक्स के कारण डिस्टोर्शन उत्पन्न होता है, क्योंकि फिफ्थ एंड अबो जो हार्मोनिक्स हैं उनके एम्पलीट्यूड काफ़ी लो होते हैं, उनको नेगलेक्ट किया जा सकता है। जो आउटपुट धारा की समीकरण है उससे स्पष्ट हो रहा है कि जो पुश पुल एम्पलीफायर की ऑपरेशन है उसमें सम हार्मोनिक्स मतलब इवन हार्मोनिक्स समाप्त हो जाते हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि उसमें डिस्टोर्शन कम होता है। विषम हार्मोनिक्स में भी नॉर्मली तीसरे हार्मोनिक के कारण ही अधिक डिस्टोर्शन प्रोड्यूस होता है, क्योंकि फिफ्थ और उससे अबो के जो हार्मोनिक्स हैं, पाँचवें और उससे उच्च हार्मोनिक है, उनका एम्पलीट्यूड इतना कम हो जाता है कि उसे नेगलेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो पुश पुल के ठीक कंडक्शन के लिए Q1 तथा Q2 ट्रांजिस्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स का आइडेंटिकल होना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा क्या होगा, उसमें इवन हार्मोनिक्स भी प्रकट होने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि हमने भी यहाँ तक क्या देखा है कि उसमें जो एम्पलीट्यूड है I1 और I2 दोनों में सेम है, ऐसे ही फ्रिक्वेंसी ओमेगा भी दोनों में सेम है। मतलब उसके जो इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब जो दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स Q1 Q2 के हैं वो आइडेंटिकल होने ज़रूरी हैं। और आज के लेक्चर में इतना ही। तो अभी तक हमने आज के लेक्चर में देखा कि व्हाट इज़ पुश पुल एम्पलीफायर, व्हाट इज़ इट्स सर्किट एंड पुश पुल एम्पलीफायर क्या है, उसका सर्किट कौन सा होता है और उसकी वर्किंग क्या होती है, उसके एडवांटेज क्या हैं, उसके डिसएडवांटेज क्या हैं, और इसमें जो डिस्टोर्शन है, जो आपका डिस्टोर्शन कम क्यों होता है, मतलब उसमें बेसिकली इवन हार्मोनिक्स क्यों समाप्त हो जाते हैं। आज के टॉपिक में इतना ही। थैंक यू।